हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतीश विजन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ एडिटोरिया टेस्ट नंबर 1 जो कि जनरल स्टडी के बारे में होने वाली है। एडिटोरिया ने जो टेस्ट कराया है उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। और दूसरा जो है, त्रिपुरा चारों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। और इसमें तीसरा है कि भूटान और म्यांमार से भारत के चार राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, ओनली 3। भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात कर लेते हैं आपका बांग्लादेश। उसके बाद में चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो है आपके इंडिया से सटा हुआ है। और इस साइज का आप ट्रिक भी पढ़े ही होंगे कि बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो देश है ये इंडिया से सटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जब एक ही फसल सबसे लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उस कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहा जाता है। उस कृषि प्रणाली को क्या रोपण कृषि प्रणाली कहा जाता है। और रोपण कृषि एक प्रकार की क्या वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर पृष्ठ होता है। ठीक है, और भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बांग्ला में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां के मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होते हैं, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, हम बोलेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और हम बोलेंगे, आप लोग सुन भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आपसे तीसरे के बारे में। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो ये विशेषता किस मिट्टी के संबंध में है? बेसिकली पूछ रहे हैं आपसे कि ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में होती है और चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो इसका विशेषता क्या है? तो आपका हो जाएगा सीधे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आपको कपास से याद ही आपको पता ही होगा। लेटराइट मिट्टी कपास में उगती है, सॉरी, लेटराइट मिट्टी में कपास उगता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है विशाखापट्टनम कथनों पर विचार करना। ठीक है, विशाखापट्टनम एक भू अवध पतन है, या चेन्नई पतन का प्रतीक पतन है, या चेन्नई पतन का पोतासा सबसे गहरा है। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका एक, केवल एक, यानी विशाखापट्टनम एक भू अवध पतन है। ठीक है, प्रादीपीय पटन कटक से 100 किलोमीटर दूरी महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोतासे सबसे गहरा है और भारी पुत्रों का निपातन के लिए शाब्दिक अनुकूल भी है। ठीक है,
क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है क्या? इसमें पूछ रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। ठीक है। और इसके बारे में और कुछ बातें जान लीजिए कि यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व में दो प्रदेश, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा होता है, इसलिए यह विश्व का बृहत्तम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में यह बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोताशे की उन्नत सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि परितंत्र की परिभाषा परिभाषित किया जा सकता है। परितंत्र परिभाषित किया जा सकता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आपका सही आंसर होगा जीवधारियों के आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच के संबंध जिसमें वो रहते हैं, इसे ही परितंत्र कहा जाता है। ठीक है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घन घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर आरोही क्रम में, सॉरी, दक्षिणी की ओर सही क्रम में कौन सा है? ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? चिनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। चिनाब, रावी, नर्मदा और तापी और क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। ठीक है। इसके हम बारे में बात करते हैं। तो चिनाब का जो है ना, चिनाब का जो उद्गम स्थान है वो आपका हो जाएगा बारालाचा दारा। रबी का आपका हो जाएगा रोहतांग दारा। नर्मदा का हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी और तापी का हो जाएगा सतपुरा पर्वत। कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हो जाएगा। और इसके सहायक नदी के बारे में भी हम आगे से इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को पहचानना है। महासागरों का औसत लवणता 31% ग्राम है। मृत सागरों की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। और मृत सागर इजराइल, जर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मृत सागर, जर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। ठीक है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा है। महासागर की औसत लवणता 35% है। इजराइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि नमक अधिकता इसे संगर बना देती है, क्योंकि नमक इसका अधिकता संगर बना देती है। चलिए 9 नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर का आप देख सकते हैं क्या होगा। तो ए का हो जाएगा आपको 4 केसर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और बी का हो जाएगा 3 काली मिर्च हो जाएगा केरल। और सी का हो जाएगा 4 यानी हल्दी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और जीरा कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। ये उत्पादक उत्पादक क्या है? उत्पादक राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा यही कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। ठीक है। हम्म। इसके बारे में अगर आगे हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा भू अस्थायी उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करता है। और भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने के लिए उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। ये हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 में
कि सरल सूक्ष्म का वर्णन क्या होगा, तो आपका ये होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब बारी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सब यानी कि सत्य है। नमयुक्त वायु, नमयुक्त क्या होती है? नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क घनत्व से कम होता है। उसके बाद में शुष्क वायु की अपेक्षा नमीकृत वायु की ध्वनि की चाल अधिक होती है। उसके बाद में आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। ये आपका चारों के चारों क्वेश्चन जो है एकदम सही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे 13 के बारे में। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदे पर मुड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो आपका हो जाएगा 1 2 और 3। 1 2 और क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, यानी कि परिवर्तन भी हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष के निर्माण में भौतिक घटनाएं की एक श्रृंखला शामिल होती है: परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव और कुल आंतरिक परिवर्तन। इनमें से प्रत्येक घटना हवा और पानी के साथ प्रकाश और उसके बीच की सीमाओं को कारण भी होती है। ठीक है, बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 में है कि बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल या आदि कार में किया जाता है क्योंकि पहिए क्योंकि क्या हो जाएगा? पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, पहिए और धुरी के बीच का प्रभावित क्षेत्र क्या होता है? कम हो जाता है। बॉल बेरिंग गोलाकार होते हैं और साइकिल, कार आदि में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावित क्षेत्र कम हो जाता है। वो दो सतहों के बीच घर्षण कम करने में मदद करता है। पहिए और धुरी के बीच संपर्क कम होने से बॉल बेरिंग का इस्तेमाल घर्षण बल में कम हो जाता है। ठीक है, हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे और इसके दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए, और ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, आप इसका देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। ठीक है, हम बात करते हैं 16 के बारे में। तो 16 बहुत ही इजी है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन भाग होता है, आपका प्रोटॉन भाग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन भाग होता है, लेकिन फोटोन भाग नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों को निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। और फोटोन के बारे में जो खोज है एर्नस्ट रदरफोर्ड ने किया हुआ था। ठीक है, रदरफोर्ड ने फोटोन का खोज किया हुआ था। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 में है आपका कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडियम वाटर में कौन सा संबंध सत्य है? तो आपका हो जाएगा यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जब H2O को कार्बन डाइऑक्साइड C2 में प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस उबला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखिए 18 में है कि कौन सा सत्य है? तो इसमें टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है और नाइओपिन संश्लेषित रबर है। ठीक है, यही आपका दो सही है, बाकी जो 2 नंबर जो है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबर के वृक्ष से लैक्टेस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। 19 में है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का व्यय है? तो आपका हो जाएगा कॉपर, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। इसके अलावा कोल्कोपाइराइट, कैल्सोपाइराइट यानी Cu2S, मैल्काइट CuCO3 तथा एजाइट 2Cu CO3 एंड CuOH2 भी कॉपर का अयस्क है। ठीक है, विश्व में है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में ज्यादा काफी ज्यादा होता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अगर 21 के बारे में बात करें तो पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार की प्रोटीन का उदाहरण है? तो हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। व्युत्पन्न प्रोटीन का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। और 22 में अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के
लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, तो आपका हो जाएगा मूल कोशिकाएं। क्या हो जाएगा आपका मूल कोशिकाएं। ठीक है। हाँ, ये हम बात करते हैं आपसे। हम्म, बात करते हैं आपसे किसके, 26 के बारे में। तो 26 में क्या होगा देख लीजिए। 26 में होगा, एक कोशिका झिल्ली में सुरक्षा व लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लेपिलोक लेपिलिक वाष्प घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपको हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई हो जाएगा। विटामिन ई कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोलिक विटामिन ई है। विटामिन ई का एक पोषक तत्व है जो प्रजनन और रक्त, मस्तिष्क और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी वन हो जाएगा आपका थायमीन, विटामिन बी टू हो जाएगा राइबोप्रोलिन, विटामिन बी फाइव हो जाएगा पेंटाथाइरोक्सिड, एंड विटामिन सिक्स हो जाएगा थायोडिक्सिन। इसके बारे में एक हम शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, 24 में क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो आपका हो जाएगा वायरस। वायरस के कारण इबोला नामक रोग बनता है। इबोला रोग मनुष्य में होने वाली घातक बीमारियों में से एक है। ठीक है, इबोला वायरस फिलायो वायरस परिवार का एक सदस्य है। यह वायरस पूरे शरीर में गंभीर सृजन के और ऊतक क्षति का कारण बनाता है। इसके रक्त स्रावी बुखार वायरस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर के थक्का प्रणाली के समस्या पैदा कर सकता है और आंतरिक रक्त स्राव का कारण बनता है। ठीक है। 25 में आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? तो आपका अपुष्पी हो जाएगा आपका ट्रिडोफाइट। ट्रिडोफाइट क्या हो जाएगा? अपुष्पी हो जाएगा। यह संवहनी पादप परिवार से संबंधित है। वो बीज के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। बीज के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसे आपका फॉर्न हो जाएगा, उसके बाद उनका हॉर्स टेल हो जाएगा। ठीक है, उसी और भी हो सकते हैं। 36 में आपका 26 में क्या है? एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ओर लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका हो जाएगा 1%। ठीक है, 1% हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह चिपचिपा सतह यानी कि वर्तिकाग्र हो जाएगा? कौन हो क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। वर्तिकाग्र हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आपसे। 28 में जोड़े के बीच मौजूद द्रव जो गति के आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता हो? ये कहलाता है सेनिविली, सिनोवियल। ठीक है, सिनोवियल कहलाता है। चलिए 28, 28 किधर गया? 28, 28 नहीं 29 में निम्न में से कौन सा गैस डिफ्यूजन दिखाता है? तो आपको कमरे में परफ्यूम को फैलाना डिफ्यूजन का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइक्रोकांडिया का। अम, चलिए आपका ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा थ्री माइक्रोकांडिया। सेल का पावर हाउस बोला जाता है, बी1 का राइबोसोम का फोटोसिंथेसिस न्यूक्लियस के सेल कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। ठीक है, और 31 में हो जाएगा आपका कौन? सोदरानंद हो जाएगा। सोदरानंद किसकी रचना है? किसकी रचना है? तब का रचना हो जाएगा ये अशोक घोष। अशोक घोष की रचना, किसकी रचना है? अशोक घोष की रचना है। ठीक है, लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध कुतुब मीनार के में योगदान नहीं दिया था? तो गैसुद्दीन गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक हो जाएगा आपका। चलिए 32 नंबर के बाद 33 बात करते हैं कि विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी हो जाएगा। सिख ही धर्म के परिवर्तन या आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? तो 1604 ईस्वी में किया गया था। 1604 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो पाटलिपुत्र के स्थान पर किया गया है। इसके बाद में अष्टाधाना मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो शिवाजी के शासनकाल से संबंधित हो जाएगा। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यानी लौरिया नंदगढ़ से, लौरिया
अरेराज और रामपुरवा से भी प्राप्त होता है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर पहले घटी थी, गांधी इरविन समझौता पहले घटी हुई थी। उसके बाद में इंडिया वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो बी डी सोनकर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में लिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रथम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कॉनिंग हो जाएगा। उसके बाद में वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार के भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदारी होता है, रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह असम में नहीं, केरल में हुआ था। ठीक है। और वुड डिस्पैच निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो और तीन हो जाएगा। सातवां दान व्यवस्था की गई थी, शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण माध्यम से रूप में सिफारिश की गई थी। उसके बाद में हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसने पन्ने दर पन्ने नीरज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। और हम बात करते हैं आपको निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा खिलाफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। उसके बाद में बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेर के स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दमन एक के क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका। ऐसे भी अभी भी और भी सारे हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है। और आप बताइएगा कि आपको वीडियो में फुल एनालिसिस के साथ में बताएं या जिस तरह बता रहे हैं वैसा बताएं, या सिर्फ आपको ऑप्शन और क्वेश्चन भेज दें। क्या होगा? आप लोग ऐसे वीडियो को 2x स्पीड पे ही देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो स्लो बोला है और एग्जाम टाइम में स्लो बोलना सही नहीं है मेरे हिसाब से, और ना ही स्लो पढ़ना भी सही है, क्योंकि अब ना ही टाइम एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा है, मात्र 20 से 25 दिन और बचा हुआ है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि एडजस्ट करिएगा। बस हम आपको हित के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो मेरा भी है। बस आपके हित के लिए ही बना रहे हैं, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको थोड़ा सा इसे हेल्प मिल जाए और क्वेश्चन का लेवल एक बार देख ले। बाकी उम्मीद है कि आप सभी लोग को अगर सही लगा होगा, अगर सही लगा होगा तो वैसे ही सतीश विजन विजन एकेडमी, ठीक है। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, SBA फैमिली। ठीक है, SBA फैमिली। उस पर आप लोग टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF भी हम सेंड कर देंगे। ठीक है। ताकि मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल सतीश विजन एकेडमी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।